हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने से पहले हमने 2 या 3-4 क्लास शायद मैंने कराया था और उसमें ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो साम्राज्य है यानी कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मतलब साक्ष्य क्या है। तो साक्ष्यों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। एक साक्ष्य था हमारा पुरातात्विक साक्ष्य और उसके बाद था साहित्यिक साक्ष्य। सभी को अलग अलग डिवाइड करके हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एकदम पीटी को ही ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वो है हमारे, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अगर इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं ना तो एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। थोड़ा सा पेन को साइज कम कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं और कही भी गई हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बचपन से लेकर के जो सम्राट बनते हैं वहाँ तक का भी सफ़र आपको बहुत सारे यानी कि सीरियल वगैरह में देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा। लेकिन बात इतिहासों की अगर किया जाए, अगर बात मतलब साक्ष्यों की किया जाए, तो इतिहास में क्या होता है कि जैसे आपको अगर पढ़ना हो यहाँ से तो आप 2 किताबें ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज आपके पास हो जाएगा। और इससे भी बेहतर आप पढ़ना चाहते हैं तो झा एंड श्रीमाली का जो बुक है आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मौर्य सम्राट को लेकर के जो हम लोग जो संस्थापक थे इनके, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, ये जो मौर्य की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे देखिए 322 से 298 जो बीसी है, 300 लिख लीजिए, 322 से लेकर के 298 बीसी तक इनका क्या रहता है, साम्राज्य रहता है। ठीक है। अगर बात कर दिया जाए कि इनके जन्म का, तो देखिएगा इनका जन्म 340 बीसी में होता है। 340 बीसी में होता है इनकी जन्म की अगर बात कर दी जाए, अगर जन्म की बात कर दिया जाए तो देखिए 340 बीसी में इनका जन्म होता है। ठीक है, 340 बीसी में जन्म होता है। और एक चीज़ और भी बता दें, इनका जो जन्म हुआ था ये मगध में ही हुआ था, पाटलिपुत्रा में ही इनका जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था तो जन्म की बात किया जाए तो ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था। इनका जन्म पाटलिपुत्र में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इनका बारे में बहुत सारी जानकारी तो मिलती है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इनके मतलब समझिए कि जीवन परिचय है उससे भी संबंधित कुछ जानना ज़रूरी है। ऐसे भी चंद्रगुप्त मौर्य को पता है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त के बारे में। ऐसे ऐसे बहुत ही सारी चीज़ें आपको उपलब्धियाँ देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में तो गजब का है। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में अगर पढ़ने का मौका मिले आपको मौर्य सम्राट को तो अच्छा से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मौर्य साम्राज्य से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पिता का जिसका जो नाम होता है ना, इसके पिता का नाम था नंदा। पिता का नाम क्या था? नंदा नाम था। पिता का नाम था नंदा। ठीक है, पिता का नाम नंदा था। और माता की नाम अगर बात कर दी जाए, माता का नाम, तो ये इसका था मूरा था। लोग कहते थे, मतलब कुछ कहावतें ऐसी हैं कि ये लोग मोर पालने वाले मतलब जाति से बिलोंग करते थे। और ये मूरा जो इनका जो नाम है, या तो मोर पालने की वजह से हुआ या तो मूरा के नाम से ही इस वंश का नाम पड़ गया, इस साम्राज्य का नाम पड़ गया मौर्य साम्राज्य। ठीक है। और पत्नी की अगर बात कर दी जाए, इनके पत्नी की बात कर दी जाए तो इनके पत्नी का नाम था दुर्धरा। पत्नी का नाम था दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा नाम था पत्नी का नाम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस व्यक्ति का जन्म 340 बीसी में हुआ था। ठीक है। अगर हम पिता की बात कर दी जाए तो देखिए, पिता का नाम था नंदा। और माता की अगर बात कर दी जाए तो माता का नाम क्या था? मूरा था। और इन्हीं अपने माँ के ना, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये लोग मोर पालते थे, जिसके वजह से क्या था, इससे साम्राज्य का नाम मौर्य वंश हो गया। और पत्नी का नाम था दुर्धरा। ठीक है, पत्नी का नाम था दुर्धरा। और इनका जन्म हुआ था 340 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और एक चीज़ देखिएगा, इनको आधुनिक मतलब कहा जाता है, भारत का जो मुक्तिदाता कहा जाता है, यह चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है।
चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत के मुक्तिदाता कहा जाता है। और मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा, मतलब हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे होती है? सेल्यूकस के साथ होती है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जो क्या होता है, सेल्यूकस हार जाता है और दोनों के बीच में संधि होता है, हम उसको बताएंगे। और यही वजह होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इसका थोड़ा सा और आगे हम काम कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ हुआ। चलिए अगला हम लोग पेज ले लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कहा जाता है कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त के अलग अलग नाम हैं और कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यूनानी ग्रंथों में क्या क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य का रखा गया। और देखिएगा, विलियम्स जो जोन्स थे, जैसे एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे, उन्होंने क्या कहा था? उनका सारा का सारा जो मतलब यूनानी ग्रंथों में जो नाम लिखा था, उन्होंने कहा था ये सारा का सारा नाम चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बोलते हैं आगे हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त का नाम यूनानी ग्रंथों में। अगर यूनानी ग्रंथों की बात कर दिया जाए तो ये देखिए, इसको हम आसानी से मतलब पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटे तो अच्छा रहेगा। 3 भागों में बांट देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पहला जो भाग है ये है सेंड्रोकोटस। देखिए ये क्या कहता है? सेंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस। ठीक है, सेंड्रोकोटस। अगर यहाँ की बात करें तो देखिएगा एस्ट्रैबो, और दूसरा नाम हो जाता एरियन हो जाएगा। और तीसरा की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे जस्टिन हो जाएगा, ठीक है, जस्टिन हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम की अगर बात करें तो यूनानी ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, एक था सेंड्रोकोटस जो है। सेंड्रोकोटस किसने कहा कि ये नाम किसका है? ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो ये कहा स्ट्रैबो ने, एरिया ने कहा और जस्टिन ने कहा। जस्टिन तो बाद में कहता है चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं के, मतलब उसकी सेना को देख करके कहता है डाकुओं का गिरोह है ये। ठीक है, तो ये हो गया सेंड्रोकोटस, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद देखिएगा एंडोकोटस। अगर बात कर दीजिए हम लोग तो ये हो जाएगा एंडोकोटस हो जाएगा। ठीक है, एंडोकोटस हो जाएगा। देखिए आप लोग एंडोकोटस, एपियानस और प्लूटार्क, और प्लूटार्क क्या हो जाएगा? प्लूटार्क हो जाएगा। ये देखिए एंडोकोटस किसने कहा था? ये कहा था एपियानस और प्लूटार्क ने। ठीक है, और बात करें हम लोग तीसरा का, तो तीसरा का थोड़ा सा पेज नया ले लेते हैं। चलिए तीसरा का हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा का ये होता है सेंड्रोकोप्टस। ये हो जाता है सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, सेंड्रोकोप्टस। और ये हो जाता है नियार्कस ने। ठीक है, नियार्कस ने। ठीक है, ये हो जाता है नियार्कस ने। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, 1793 ईस्वी में इन सारे लोगों का नाम, जैसे एशियाटिक सोसाइटी का जो संस्थापक थे विलियम जोन्स ने ये कहा कि ये जितना भी हम नाम देख रहे हैं ना, ये नाम किसका है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का है। क्या बोला इन्होंने? ये बोला कि ये सारा जो नाम हम लोग देख रहे हैं, ये सारा का सारा नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कहते हैं यूनानी ग्रंथों में ये क्या कहा गया? सेंड्रोकोटस कहा गया। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस जो एस्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, और एंड्रोकोटस को एपियानस और प्लूटार्क। और यहाँ देखिए अगला देख लेते हैं, तो सेंड्रोकोप्टस, ये सारा जो नाम जो है, ये सारा का सारा नाम है एशियाटिक सोसाइटी के सामने ये बताया था कि सारा का सारा नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, और ये विलियम जोन्स ने बताया था। ठीक है, ये 1793 की बात है। ठीक है, 1793 की बात है, यानी कि 28 फरवरी 1793 को विलियम जोन्स ने ये अपने एशियाटिक सोसाइटी के जो बहुत ही प्रखंड विद्वान थे, उन सारे लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया और ये बताया। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अगला भी कर लेते हैं। ठीक है,
और ये देखते हैं हम लोग, अगला में हम लोग देखते हैं इनके जाति के बारे में। पूछा जाता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से बिलोंग करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में देखें तो जाति का जो इतिहास है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जाति का जो इतिहास है, ठीक है, तो जाति के इतिहास की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा बहुत सारे लोग अलग अलग बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जाति को लेकर के मतभेद हो गया इन सारे लोगों के बीच में। तो जैसे बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है, जैन ग्रंथ क्या कहता है, पुराण क्या कहती है, विदेशी सोर्स क्या कहता है, वो अलग अलग अपने विचार अपने तरीके से उन्होंने दिया। और उन्होंने जातियों का जो नामांकन किया वो अपने तरीके से किया। और यही वजह था कि इतिहासकारों के मध्य में क्या हुआ, एक विवाद का विषय बन गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये इतिहासकारों के बीच में क्या है, मतभेद हो गया। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या कहता है, बौद्ध और बात करें जैन, तो जैन क्या कहता है, ये कहता है कि ये क्षत्रिय हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो वंश है ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें या जैन ग्रंथों की बात करें तो ये दोनों का दोनों साक्ष्य क्या देता है, कहता है कि ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं। क्या है, ये क्षत्रिय हैं। कौन, मौर्य वंश वाले लोग क्या हैं, क्षत्रिय हैं। अगर मुद्रा राक्षस की बात कर दिया जाए, देख लीजिए पूछा जाता है ये सब, मुद्रा राक्षस की अगर बात कर दिया जाए तो इसमें इनको ब्रिशल कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रिशल कहा गया है, ब्रिशल। और ब्रिशल पूछा गया है, प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। और ब्रिशल का क्या अर्थ होता है, ब्रिशल का अर्थ होता है शूद्र। ब्रिशल का अर्थ क्या होता है, शूद्र होता है, ठीक है, शूद्र हो जाता है ब्रिशल का अर्थ। तो एक चीज़ देख लीजिए, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ क्या कहता है मौर्य वंश के जातियों के बारे में, यह कहता है कि ये क्षत्रिय थे। लेकिन अगर मुद्रा राक्षस की बात कर दिया जाए, जिसने विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, उन्होंने क्या कहा, इसको ब्रिशल कहा गया। ब्रिशल का अर्थ क्या होता है, शूद्र होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर बात करें पुराण और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है, अगर पुराण और ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर दिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस वंश से बिलोंग करते थे, उनके बारे में क्या कहा गया है, तो उनको भी शूद्र कहा गया है, ठीक है। पुराणों में भी अगर बात करें, यहाँ पे देखिएगा पुराण की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, और ये ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर दिया जाए, ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात कर दिया जाए, ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसमें भी क्या कहा गया, शूद्र कहा गया, ठीक है। अब देखिए मुद्रा राक्षस भी शूद्र कहता है, और पुराण भी कहता है, और ये देखिए ब्राह्मण ग्रंथ भी कहता है कि इस वंश के जो सम्राट हैं वो क्या है, शूद्र वंश के थे। लेकिन बौद्ध ग्रंथ की बात किया जाए और जैन ग्रंथों की बात किया जाए तो क्या कहते हैं, वो क्षत्रिय वंश से थे, ठीक है। एक और भी विद्वान हैं जिनके अनुसार देख लिया जाए, स्पूनर महोदय क्या कहते हैं, स्पूनर महोदय की अगर बात कर दिया जाए, तो स्पूनर महोदय क्या कहते हैं कि ये जो वंश है पारसिक वंश से बिलोंग करता है। थोड़ा अलग ही अपना विचार देखते हैं, ये कहते हैं कि पारसिक वंश से बिलोंग करता है। क्या है, पारसिक वंश से। देखिए थोड़ा सा हम डिटेल इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आपको कभी भी अगर आपको बीपीएससी देना हो, या मतलब आप बीपीएससी और यूपीएससी देना हो, तो आप कम से कम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई, ठीक है। और समझिए कि जीएस जो होता है ना, एक समुंदर की तरह है। आप एक बार अच्छा से स्टडी कर लीजिए, एक बार आपका लेवल अगर मिल जाता है तो फिर समझिए कि आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। जीएस में अपने आप को स्टैंडर्ड और अपना लेवल प्राप्त करना बहुत मेहनत की बात होती है। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे वो चीज़ें आपको मतलब समझिए कि नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कहा। अब देखते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। ये सारा हम लोगों ने क्या किया, जाति से संबंधित था। चलिए थोड़ा सा एक नया पेज लिया जाए, ठीक है। और ये देखिएगा, ये हम लोग उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जाने, प्रारंभिक जीवन के बारे में, ठीक है। प्रारंभिक जीवन क्या कहता है, देखिए अगर इतिहासों में अगर हम इनके वंश के बारे में या जाति के बारे में देखेंगे तो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाता। ऐसा लगे कि हाँ, बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने तरीके से इतिहास को लिखा और उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ऐसा इतिहास में कुछ ऐसा भी बिल्कुल एकदम सटीक चीज़ या एकदम कहा जाए कि क्लियर है, ये बताया नहीं गया, ठीक है। चलिए प्रारंभिक जीवन के बारे में भी ऐसे ही कुछ मतलब कहने को मिलता है। और एक चीज़ देखिएगा, कहा जाता है कि जब घनानंद, एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि जब घनानंद को ये प्रॉब्लम हो गई थी,
बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझिए कि प्रॉब्लम की नहीं कहें, क्योंकि उस समय में यानी कि आप देखते हैं कि जो पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या हुआ था, पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में एक ये कह सकते हैं कि एक समस्या पैदा हो गई थी, यानी कि यूनानियों का आगमन हो रहा था। और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मतलब समझिए कि ये कह सकते हैं कि चाणक्य जो थे, चाणक्य को लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो घनानंद थे ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, कहे तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इसी शक्तिशाली के बल पे उन्होंने समझिए कि सबसे ज़्यादा दुत्कारा था ब्राह्मणों को। यानी कि कह सकते हैं कि जो चाणक्य थे उनका कोई भी एक होता है कि भाई फ्यूचर की प्लान कैसे हो रही है, ऐसे कुछ करना चाहिए, तो ये गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य से ही निकाल कर बाहर कर देने की बात कर दी। तो 1 मिनट, मैं तुरंत फिर से आ रहा हूँ। सॉरी इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद देखते हैं, देखिएगा सबसे बड़ी बात है जो शक्तिशाली है, कहा भी जाता है उस समय कहा भी गया घनानंद के बारे में कि इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि यहाँ तक कि सिकंदर के सेनाओं को भी इतना ज़्यादा क्षमता नहीं था, इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि कम से कम हिंदू कुश को पार करके यानी कि घनानंद पे अटैक कर सके, और वो वहीं पर हार गए। अंततः सिकंदर को इस बात को मानना पड़ा कि मुझे मेरे लोगों ने ही हरा दिया, और वहाँ से उनको लौट के फिर अपने क्षेत्र में बेबीलोन जाना पड़ गया। तो ये कहानी उस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे घनानंद। और ये घनानंद के बारे में कहा जाता है कि शूद्र वंशों की सम्राट थी, और बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेवल की, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता है। तो एक चीज़ देखा गया कि जब वहाँ से ये क्या बोलते हैं, चाणक्य जब वहाँ से निकले, जब उसको मिल गया था कि राजद्रोह का जो उनके ऊपर जो लगा था, जो मतलब कानून लगा था, तो इस वजह से वो छोड़ देना चाहते थे मगध को। जब छोड़ के जब ये जा रहे थे तो रास्ते में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल रहे थे, राजकिलम खेल खेल रहे थे। और उसी खेल में इन्होंने यानी कि चाणक्य ने सोच लिया कि इस बच्चे के अंदर वो फ्यूचर देख लिया, इस बच्चे के अंदर राजा बनने की कैपेसिटी देख लिया, और राजा बनने का जो भविष्य होता है यानी कि सारा गुण कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से मिलता था। और वो तय कर लिया कि अब हम इसी व्यक्ति को सम्राट बनाएंगे और मगध की गद्दी पे क्या करेंगे, बिठाएंगे। तो बचपन में चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो कौन से खेल खेलते समय चाणक्य से मुलाकात हुई थी, तो था राजकिलम खेल। ठीक है, राजकिलम खेल था। ठीक है, देख लीजिए, राजकिलम खेल था। और राजकिलम खेल खेलते समय ही क्या हुआ था, इनसे मुलाकात हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे, तो विंध्याचल के जंगल में यहाँ पे देख लीजिए, विंध्याचल के जंगल में ही लिख लेते हैं, विंध्याचल के जंगल में ही कहा जाता है कि इनको लगभग 1000 करशापन देकर के इनके माँ बाप से खरीदा गया था। 1000 करशापन देकर के क्या हुआ, चाणक्य ने इस बच्चे को क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, और करशापन का मतलब क्या होता है, मतलब चांदी का सिक्का को ही करशापन कहा जाता है। ठीक है, उतना मतलब समझिए कि रुपए देने के बाद इसका मतलब ये होता है कि उस समय बच्चे को बेचा जाता था, यानी कि व्यापार की वस्तु के तौर पे भी उस समय बच्चे को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, जब इन्होंने उस बच्चे को खरीद लिया तो उस बच्चे को तक्षशिला, सोच के देखिए, जिस तरह से हम लोग हार्वर्ड देखते हैं, ऑक्सफोर्ड देखते हैं, उससे बेहतरीन हमारे पास एक यूनिवर्सिटी थी, एक विद्यालय, मतलब समझिए कि आपको यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा जो तक्षशिला नाम है। और तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई उन्होंने करवाया, और पढ़ाई लगभग करवाया कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक। यानी कि तक्षशिला जो आपको मिलेगा यहाँ पे, यानी कि तक्षशिला उसमें चाणक्य की लगभग कितनी ही साल तक पढ़ाई हुई थी, 8 वर्ष तक पढ़ाई हुआ था, 8 वर्ष तक। वहाँ पे वो सारे चीज़ें ज्ञान वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे सारी ज्ञान दिया जाता है। यानी कि सम्राट के जितने भी बच्चे होते हैं, यानी कि वहाँ पे राजनीति की बातें, प्रशासनिक बातें, अर्थव्यवस्था की बातें, कूटनीति की बातें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाया जाता है। घुड़सवारी सिखाई जाती है, तलवारबाजी सिखाई जाती है, कैसे किसको मतलब
पछाड़ना है, वो सारा चीज़ें, यानी कि समझिए कि जो रणनीति होता है एक सफल सम्राट के लिए, वो सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे और सारी की सारी सुविधा यहाँ पे तैयार किया गया था। और उतने बड़े, समझिए कि उतने बड़े विद्यालय में चाणक्य ने, और चाणक्य कहा जाता है कि उस समय वो क्या थे, तक्षशिला के आचार्य थे, और उनके वजह से इस बच्चे का एडमिशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और एक चीज़ देखिएगा, चाणक्य ने क्या कहा था, चाणक्य ने राजा के बारे में देखिएगा क्या कहा था। चाणक्य ने कहा कि राजा में शेर की दहाड़, देखते हैं, राजा में शेर की दहाड़ और राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों गुण होना चाहिए। दोनों गुण होना चाहिए। चाणक्य ने किसको समझाया था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया था कि राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी वाला, यानी कि दोनों गुण मौजूद होना चाहिए, तभी वो एक सफल सम्राट हो सकता है। यानी कि सम्राट बनाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और थोड़ा सा घनानंद, ये चाणक्य की बात कर लेते हैं। चाणक्य के बारे में एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर चाणक्य की बात कर लिया जाए, चाणक्य की बात, तो देखिएगा कहा जाता है कि जो चाणक्य थे उनका जन्म हुआ था तक्षशिला में। ठीक है, अगर इनकी बात कर दी जाए, ठीक है, तो इनका जन्म क्या हुआ था? तक्षशिला में जन्म हुआ था, तक्षशिला में। ठीक है, और देखिए पिता का जो नाम था, पिता का नाम चनक था। लिख लीजिए, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम चनक था, चनक, और इन्हीं से इनका नाम चाणक्य हो गया। अगर बात की जाए कि माता का, तो माता का नाम क्या था? माता का नाम चनेश्वरी था, चनेश्वरी। माता का नाम क्या था? चनेश्वरी था। और बात कर दी जाए पत्नी का, तो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, यशोधरा था। ठीक है, और बात कर दी जाए पुत्र का, तो पुत्र कौन था? जिसका नाम था राधा गुप्त। क्या था? राधा गुप्त नाम था इनका। ठीक है, राधा गुप्त नाम था। ठीक है, और एक चीज़ कहा जाता है इनके बारे में, एक चीज़ और भी कहा जाता है। देखिएगा, जो घनानंद थे, घनानंद, तो घनानंद के बारे में कहा जाता है कि उनसे तो इनकी दुश्मनी हो गई थी, लेकिन उसके एक पुत्र थे। जैसे घनानंद के एक पुत्र थे जिसका नाम था पबता नाम था। ठीक है, पबता नाम था। पबता से किसी तरह इन्होंने क्या किया? दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करने के बाद उन्होंने शाही अंगूठी जो था चाणक्य ने उस व्यक्ति से प्राप्त कर ली, और इसी के बल पे, यानी कि शाही अंगूठी के बल पे ही उन्होंने लगभग 80 करोड़ का क्या किया? संपत्ति जुटा लिया। और उसको जुटाने के बाद कहा जाता है कि चाणक्य ने कोई ऐसी जगहों पे रख दिया ताकि जब मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य मतलब का विस्तार करने का या सेना को रखने की जब बात होगी तो उसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता। ठीक है, तो ये सारा थी। तो पबता क्या थे? पबता एक मित्र थे जो घनानंद का पुत्र था, घनानंद का पुत्र था। देखिए दोस्ती इसलिए हो गई ताकि पबता चाहता था कि हम मगध का सम्राट बने, और मगध का सम्राट के लिए जो ब्राह्मण चापलूसी करते हैं वही चापलूसी उन्होंने यहाँ किया, तब जाकर के दोस्ती हो गया। और इसी दोस्ती में इसका फ़ायदा मिला किसको? चाणक्य को मिला। और चाणक्य ने गलती से क्या किया? षड्यंत्र के तहत जो शाही जो अंगूठी था जिसके आधार पे समझिए कि वही सब कुछ था, और उसी के आधार पे उन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपए का एक समझिए कि इकट्ठा कर लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ उपलब्धियां हैं जो उन्होंने प्राप्त किया था, जिसके आधार पे यह प्रश्न मतलब बनता है। तो थोड़ा सा उपलब्धियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। उपलब्धियां क्या थी? उपलब्धियां यहाँ देखते हैं। उपलब्धियां जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए उपलब्धियों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि जब समझिए कि जब उन्होंने चाणक्य के साथ अटैक करना चाहा मगध पे, तो देखिए मगध के सेंटर पे उन्होंने क्या किया? अटैक कर दिया। लेकिन एक कहावत है, कहा गया कि एक जब
उसने बीच सेंटर पे अटैक करना चाहा, तो उस समय कहा जाता है घनानंद की सेना बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। और मजबूती की वजह से सेना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि इनको हार का सामना करना पड़ा। अंततः ये भाग करके अपनी जान बचाए, और भाग करके चाणक्य और चंद्रगुप्त एक बुढ़िया के घर में मतलब समझिए कि छुप गए। और उसी समय अपने वो पोता को शायद वो रोटी दे रही थी, और क्या हुआ कि बच्चे ने बीच में ही हाथ उंगली डाल दिया और बहुत ज़ोर से वो जल गया। जला तो बिल्कुल वो चिल्लाने लगा। तो फिर वहीं बोली, तो उसको बोलती है कि भाई तुम चाणक्य और ये क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त की तरह ही एकदम बीच में ही तुम हमला करोगे तब तो हाथ जलेगा ही जलेगा। तो ये बातें समझ में आ गई चाणक्य कि नहीं, हमें एक साइड से ही क्या करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, तब जा कर के हम मगध पे क्या करेंगे, अपना अधिकार जमा पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उत्तर पश्चिमी सीमा पे विजय किया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उसका क्या किया, विजय किया। ठीक है, उस पर विजय किया। उत्तर पश्चिमी सीमा पे क्या किया, विजय किया उत्तर पश्चिमी सीमा पे। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों को क्या किया, पहले जीतना शुरू किया। छोटे छोटे राज्यों को जब जीता तब जाकर के इसकी शक्ति क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे राज्यों को क्या किया, छोटे छोटे राज्यों को क्या किया, राज्यों को जीतना शुरू किया, राज्यों को विजित किया। ठीक है, राज्यों को क्या किया, विजित किया। और एक चीज़ देखिए, इसका उल्लेख जो है कहा जाता है छोटे छोटे, यानी कि जो आप उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र, सीमा क्षेत्र देख रहे हैं, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य छोटे छोटे जितने भी मतलब राजा थे, उन सारे राजाओं को क्या किया, अपने शक्ति के बल पर अपने मतलब समझिए कि जीतते चले गए। और ये सब चीज़ें कहाँ उल्लेख में मिलता है, तो ये देखिएगा महाबोधि वंश में मिलता है। महाबोधि वंश में इसका चर्चा मिलता है, महाबोधि वंश में। और महाबोधि वंश क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो ये महाबोधि वंश में इसका चर्चा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, इतना गर्मी होता है कि क्या कहा जाए, मूड एकदम ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं दूसरा मगध विजय की बात करते हैं कि मगध विजय कैसे हुआ। ठीक है, मगध विजय की बात करते हैं कैसे हुआ। देखिए इसका मगध की विजय की अगर बात करें तो देखिए परिशिष्टि पर्वन में इसका उल्लेख है और मुद्रा राक्षस में भी इसका उल्लेख है। परिशिष्टि पर्वन ये जैन ग्रंथ है और एक है मुद्रा राक्षस, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे तो उल्लेख की बात कर दिया जाए तो देखिएगा सबसे पहला उल्लेख इसका होता है मुद्रा राक्षस में होता है, मुद्रा राक्षस में। और दूसरा उल्लेख की अगर बात कर दिया जाए तो परिशिष्टि पर्वन में इसका क्या है, उल्लेख है। और ये एक जैन ग्रंथ है, पूछा जा सकता है, जैन ग्रंथ है परिशिष्टि पर्वन। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा यहीं पे कहा गया है कि भद्रसाल को यानी कि घनानंद के जो सेनापति थे बहुत ही शक्तिशाली था, और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, हरा दिया। यानी कि जो घनानंद के सेनापति थे, घनानंद के सेनापति का नाम क्या था, देखिए फैक्ट हम सिर्फ दे रहे हैं, फैक्ट से ये हो जाएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो समझिए कि अगर पूछे जाते हैं तो बिल्कुल समझिए कि आपको 100% ये रहेगा कि हाँ आप बना लीजिएगा। अगर एक बार पढ़े रहते हैं अच्छे से, किताबों का अध्ययन करिए तब जाकर के यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। तो भद्रसाल कौन था, ये घनानंद का सेनापति था, और इससे किससे मुठभेड़ हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और उसमें ये देखिएगा भद्रसाल की जो है, यहाँ पे देखिएगा जो भद्रसाल है इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पे भद्रसाल की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इस विजय के देखिएगा, इस विजय में एक राजा ने हेल्प किया था जिसका नाम था परवतक। याद रखिएगा, कहा जाता है भद्रसाल और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध हुआ था तो परवर्तक नामक एक राजा थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, हेल्प किया था। पूछा जा सकता है कि भद्रसाल जो घनानंद के सेनापति थे उनके बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कौन सा सम्राट था जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, हेल्प किया।
ठीक है। और ये प्रवर्तक नामक एक राजा थे, प्रवर्तक नामक एक राजा थे, ठीक है। चलिए अगला देखें, ये प्रवर्तक नामक एक राजा थे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल्यूकस के साथ जो इनका युद्ध होता है, सेल्यूकस के साथ, वो हम लोग देख लेते हैं। सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस के साथ जो युद्ध होता है, के साथ जो युद्ध है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। युद्ध जो होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक चीज़ और भी है, कहा जाता है कि सेल्यूकस के 305 बीसी में जब युद्ध हुआ सेल्यूकस के बीच में, यह सिकंदर के सेनापति के तौर पे थे और उन्होंने ही, उनके बदौलत ही इन्होंने ये क्या किया, यहाँ के सम्राट बन गए। तो उस समय जब मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहा। साम्राज्य के विस्तार में ये रोड़ा के काम कर रहे थे और यही वजह हुआ कि दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। जब दोनों एक समझिए कि जब आमने सामने हुए तो उस समय कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य समझिए कि अपने बहुत ही शीर्ष स्थान पे था, यानी कि उसकी सेना इतनी ज़्यादा उत्कृष्ट थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक गुरु थे जिसका नाम था चाणक्य, और चाणक्य के ही सानिध्य में सब कुछ हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा वो भारी पड़ गए और ये युद्ध किसके पक्ष में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में आ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में आने के बाद इन्होंने समझिए कि कार्नेलिया से क्या किया, ये संधि कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस के बीच में संधि होता है और इसी संधि को हम लोग मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में प्रथम अंतर्देशीय संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने संधि में कुछ चीज़ें रख दी, जैसे देखिएगा कि प्रांतों दे दिया दहेज में, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिया, ये चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और इस तरीके से देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का विस्तार होता है बहुत दूर तक चला जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, कहा जाता है कि ये सेल्यूकस जो है समझिए कि बेबीलोन के जो राजा थे, यानी कि सिकंदर के सेनापति के रूप में इन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य को स्थापित कर लिया। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, इनकी जो उपाधि हैं, अगर इनकी उपाधि की बात कर दिया जाए, तो देखिए उपाधि को क्या बोलते हैं, निकेटर कहा जाता है। निकेटर, इस व्यक्ति को निकेटर कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर, आप तो पढ़े होंगे, सेल्यूकस निकेटर। निकेटर का अर्थ क्या होता है, अगर पूछा जाए कि भाई निकेटर का अर्थ क्या है, तो निकेटर का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। निकेटर का अर्थ होता है, अर्थ की अगर बात कर दिया जाए, अर्थ की बात, तो इसका अर्थ होता है विजेता होता है, विजेता। थोड़ा सा हैंडराइटिंग भी अच्छा कर लिया जाए, नहीं तो आप लोगों को ये लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, अगर युद्ध की बात कर दिया जाए तो सेल्यूकस निकेटर के और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 305 बीसी में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 305 बीसी में युद्ध हुआ था, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय हासिल की थी और विजय हासिल करने के बाद ये संधि हुआ था। तो संधि जब हुआ, यहाँ पे संधि की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा संधि हुआ था 303 बीसी में, 303 बीसी में हुआ। और संधि में क्या क्या शर्तें थी, तो थोड़ा शर्तें की बात कर लेते हैं और यही शर्त जो होगा इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शर्तें की बात कर लेते हैं। शर्तें की बात क्या थी, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हिंदू कुश जो पर्वत है जहाँ से, यानी कि जो अलेक्जेंडर जो यहाँ पे आए हुए थे, तो उनकी सेना यहाँ इसे पार करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम मगध में प्रवेश नहीं कर सकते, हिंदू कुश को हम पार ही नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत जान पे खतरा आ जाएगा, हम लोग सारे मारे जाएंगे, ठीक है। तो यहीं जब सेल्यूकस से इनकी संधि होती है तो हिंदू कुश पर्वत को क्या किया जाता है, दोनों के बीच में एक सीमा बना दिया जाता है कि ये सीमा इसके पार आप रहेंगे और इस सीमा के पार हम रहेंगे। तो हिंदू कुश जो पर्वत है, शर्तें यहाँ देख लीजिए, शर्तें हैं, ये हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश पर्वत, ये क्या होता है, ये हिंदू कुश पर्वत सीमा बन जाता है, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत क्या होता है, सीमा बन जाता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कहा जाता है कि हेलेना कार्नेलिया का विवाह होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। हेलेना कार्नेलिया सेल्यूकस की बेटी रहती है, पुत्री रहती है। तो दूसरा बात अगर कर दिया जाए तो हेलेना
कार्नेलिया का विवाह जो है किसके साथ हो जाता है? ये विवाह जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब विवाह हो जाती है तो दहेज स्वरूप, देखिए बहुत प्राचीन भारत, कहिए कि ये दहेज प्रथा जो है ना, बहुत समझिए कि इसकी जड़ें बहुत ही प्राचीन में मतलब आपको दिखेगी। और यहाँ पे दहेज स्वरूप उनको 4 प्रांत दिया जाता है। चारों प्रांतों से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे दहेज में उनको क्या मिला था? दहेज की अगर बात करें तो 4 प्रांत मिला था, 4 प्रांत मिला था, ठीक है। और 4 प्रांतों में अगर बात करें तो पहला प्रांत क्या था? एरिया था, एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पहला का, ठीक है, जिसको हम लोग हेरात बोलते हैं, हेरात, ठीक है पहला। चलिए हम लोग नया पे ले लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप। शर्तें में क्या थी? शर्तें में कहा गया था कि हिंदू कुश जो पर्वत है ये दोनों के बीच में सीमा रहेगा। उसके बाद उसने यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, जिसका नाम था हेलेना कार्नेलिया, का विवाह कर दिया, ठीक है। और ये देखिएगा उसके दहेज में 4 प्रांत दिए गए। और 4 प्रांतों से भी प्रश्न पूछा जाता है और कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था और ये संधि हुआ, यह विश्व के यानी कि भारत के जो प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ने को जो मिलेगा उसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि के नाम से जाना जाता है। और यही वजह होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला प्रांत किया। चलिए दूसरा प्रांत हम लोग देखते हैं। हम लोग का दूसरा प्रांत होता है पेरो पेनिसदाई, पेरो पेनिसदाई, ठीक है, ये भी प्रांत होता है। पेरो पेनिसदाई ये भी प्रांत होता है, ठीक है। और ये देखिए इसको हम लोग काबुल के नाम से जानते हैं, काबुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज अफ़गानिस्तान वाले को इतना नाज है, बताइए, ठीक है। और तीसरा की बात करते हैं तो आराकोशिया हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? आराकोशिया हो जाएगा, आराकोशिया हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं ताकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आराकोशिया, इसका हो जाएगा कंधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कंधार हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं चौथा का, जेड्रोशिया। ये हो जाएगा आपको जेड्रोशिया, जेड्रोशिया, ठीक है, जेड्रोशिया हो जाएगा, जेड्रोशिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मकरान तट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मकरान तट हो जाएगा, मकरान तट, ठीक है। ये देखिए 4 प्रांतों की बात किया गया। एक एरिया था जिसको हेरात कहा गया, पेरो पेनिसदाई काबुल कहा गया, अराकोशिया कहा गया, जेड्रोशिया कहा गया, ठीक है। ये चारों को जो प्रांत है, ये चारों प्रांत से आपको पूछा जाता है। इसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा प्रांत उनको दहेज स्वरूप नहीं दिया गया था, ठीक है। तो शर्तों में आपने इन्होंने ये सारी चीज़ें देखा, तो ये शर्त ये था और शर्त से लगभग प्रश्न पूछा जाता है। पेरो पेनिसदाई, अराकोशिया, जेड्रोशिया, एरिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से आगे देख लेते हैं, इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिएगा कहा जाता है जैसे कैसे पता चला कि विवाह के बारे में उल्लेख, मतलब हेलेना कार्नेलिया से विवाह हुआ था। तो देखिए एपियानुस नामक व्यक्ति ने ये बताया कि कार्नेलिया से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। तो उल्लेख किसने किया है? तो उल्लेख के बारे में पूछेगा कि विवाह का जो उल्लेख है हेलेना कार्नेलिया से किसने उल्लेख किया है? तो एपियानुस नामक एक व्यक्ति ने, एपियानुस ने इसका उल्लेख किया है। तो चलिए इसका उल्लेख है, विवाह का उल्लेख शॉर्ट में लिखिए ना, विवाह का जो उल्लेख है, विवाह का उल्लेख जो है किसने किया था? तो विवाह का उल्लेख की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो एपियानुस जो है, एपियानुस इसने किया था, एपियानुस ने किया था, ठीक है। अगर विवाह के बारे में पूछेगा कि विवाह का उल्लेख, यानी कि आप देखिएगा 303 यानी कि बीसी में जब संधि हो रही थी तो उस समय सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का शादी किसके साथ कर दिया? हेलेना कार्नेलिया का विवाह कर दिया, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो एपियानुस ने इसका उल्लेख दिया है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कहा जाता है कि 500 हाथी, यानी कि देखिए मगध हाथियों का देश कहा जाता था। मगध में बहुत हाथियाँ थी और यही वजह था कि भाई देखिएगा कि वर से और वधू से, मतलब समझिए कि लड़का और लड़की से जब शादी विवाह होता है, अरेंज मैरिज देखते होंगे तो लेन देन होता है किसी चीज़ का। तो कहा जाता है कि खुश होकर के चंद्रगुप्त मौर्य खुश होकर के लगभग 500 हाथी उपहार स्वरूप किसको भेजा? सेल्यूकस निकेटर को भेजा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी क्या किया? 500 हाथी उपहार में दिया, 500 हाथी, ठीक है। और 500 हाथी उपहार में दिया, इसकी चर्चा किसने किया था? प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने ये बात कही थी। प्लूटार्क ने क्या किया था? इसका उल्लेख किया था। किसने? प्लूटार्क ने। तो ये भी देख लीजिए, प्लूटार्क ने इसकी
उल्लेख किया है कि 500 हाथी दिया है किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था किसको, सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। और ये देखिएगा कहा जाता है कि उस समय यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा मगध में, पाटलिपुत्रा में, जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, ठीक है। और जो राजदूत था, राजदूत की बात कर दे जाए, राजदूत की बात, इसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज नाम था। और इसने क्या लिखा था, इसने इंडिका लिखा था, ठीक है। इसने क्या लिखा, इंडिका लिखा, जो मैंने सोर्स में ये सारा चीज़ें पढ़ाया है। इसने क्या लिखा, इंडिका लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसके बाद हम और भी थोड़ा सा आपको करा देते हैं, चलिए अगला पे ले लेते हैं। इसके बाद देखिएगा स्मिथ ने कहा, देखिए जो डॉक्टर स्मिथ होते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में इस विवाह का चर्चा किया है, ठीक है। अब बात करें स्मिथ का, स्मिथ जो हैं उन्होंने अपनी समझिए कि ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया है, ठीक है। इस विवाह का उल्लेख भी स्मिथ ने ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया है, ठीक है। बाप रे काफ़ी गर्मी है यार, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये होता है। चलिए अगला बात हम लोग कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ख़त्म ही कर देते हैं। आइए फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अंतिम दिन के बारे में, अंतिम दिन उनका कैसे बीता उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक चीज़ और भी देखिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा महान सम्राट जो बने हैं ना, उनकी ज़िंदगी का जो अंत है बहुत ही ख़राब तरीके से हुआ है, बहुत ही बेकार तरीके से हुआ। जैसे मानते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उनकी मौत देखिएगा कितना बेकार तरीके से हुआ। अगर बात कर दिया जाए कि मुग़ल वंशों में शाहजहाँ के बारे में कहा जाए तो उनकी भी मौत देखिए अजीब तरीके से हुआ। अगर भारत के निर्माता के रूप में या भारत के देखिए बापू को देखिए, उनकी भी अंत ऐसे ही हुआ, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। चलिए उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं कि अंतिम समय में क्या होता है, मगध में 12 साल का अकाल पड़ जाता है। इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद हमने व्यवस्था किया ही नहीं था, शायद मेरे ही वजह से ये सब चीज़ें हो गया है। तो 12 वर्षों की जो अकाल थी इसके कहीं ना कहीं बेचारे की तकलीफ़ बढ़ा दिया। और यही वजह था कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, श्रवणबेलगोला में चले गए। वहाँ पे एक पर्वत है यानी कि कर्नाटक का क्षेत्र, वहाँ पे चले गए। और कहा जाता है कि उन्होंने अपना सलेखना और संथारा विधि से, उपवास के माध्यम से उन्होंने अपना क्या कर दिया, मतलब शरीर को त्याग दिया। इस तरीके से उनकी मतलब मृत्यु हुई थी। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। इसमें क्या कहता है देखिए एक राजावली ग्रंथ है, एक राजावली ग्रंथ है, एक राजावली ग्रंथ है, राजावली ग्रंथ, ठीक है। और ये राजावली ग्रंथ क्या है, जैन ग्रंथ है। इसमें कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 26 वर्षों तक ही शासन किया, 26 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अंतिम समय में 12 वर्षों का अकाल पड़ा हुआ था। तो 12 वर्ष का जो अकाल है, 12 वर्ष का जो अकाल है, इसी में आपको उल्लेख मिलेगा, किसमें, राजावली में, राजावली में मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दिया, सोचा कि थोड़ा सा याद है, इसको कर लिया जाए। अगर पूछा जाएगा किसने 12 वर्ष के अकाल के बारे में चर्चा किया है तो राजावली ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ है। और इसके बारे में मैंने बताया कि अंतिम समय में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो काफ़ी दुखी हो गया इनका मन और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं पे उन्होंने क्या किया, उपवास, संथारा और सलेखना की विधि है जो जैन धर्म के मानने वाले जो समझिए कि जो भिक्षुक होते हैं वो अपने शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट और तकलीफ़ देते हैं जिसके वजह से इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसी विधि का उपयोग किया इन्होंने और इनकी अपनी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, लास्ट टेक ख़त्म कर लिया जाए। देखिए एक हम लोग देखते हैं वैदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध के बारे में हम लोग जान जाए। वैदेशिक संबंध देखिए पढ़ना तो है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है,
हम चाहते तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को 2 घंटे में सारा का सारा, यानी कि जो भी मौर्य सम्राट था 2 घंटे में हम ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको ये सारा चीज़ें मतलब समझिए कि गहराई तक पढ़ना होगा। ऐसे भी बीपीएससी की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो बीपीएससी में कहा गया है, उनके जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जो सर हैं, उन्होंने कहा कि अब सतही लेवल से पढ़ने से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, अब आपको गहराई में जाकर के अध्ययन करना होगा। तो जब गहराई में अध्ययन करना होगा तो थोड़ा सा मेहनत तो कर लीजिए। मेहनत एक बार करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आपने मेहनत कर लिया फिर उसके बाद रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलिए विदेशी में संबंध में हम लोग क्या देखते हैं। व्यापक रूप से अगर बात करें कि व्यापक रूप से कोई ऐसा सम्राट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वैदेशिक संबंधों को इतना व्यापक बना दिया कि प्राचीन भारत के इतिहास में इतना बेहतर संबंध किसी के पास था ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिएगा अभी भी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, विदेशों के साथ अपना संबंध मतलब बनाते हैं ताकि हमारे भारत का विकास हो सके, और कहीं ना कहीं हम भारत, जो हमारा जो भारत की स्थिति है लोगों की नज़रों में कहीं हम बेहतर साबित हो सके। तो यही वजह होता है कि जब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य भी अन्य देशों के साथ संबंध बनाना चाह रहे थे और बहुत सारा संबंध भी वहाँ पे बना था। उसी संबंधों पे हम लोग चर्चा करते हैं और कहते ये बहुत ही व्यापक संबंध था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये सबसे मतलब ये था व्यापक संबंध था। चलिए एंटियोकस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंटियोकस के हम लोग बारे में बात करते हैं। एंटियोकस देखिए ये सीरिया के शासक थे। ये क्या थे, सीरिया के शासक थे। सीरिया के शासक, सीरिया के शासक थे। ठीक है, शासक थे। कौन थे, एंटियोकस। एंटियोकस कौन थे, सीरिया के शासक थे। ठीक है, और डायमेकस नामक एक राजदूत, डायमेकस नामक जो राजदूत था, राजदूत वो किसके समय में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। देखिए ये क्या कहता है, एंटियोकस जो है ये सीरिया के जो राजा हैं उन्हीं के समय में एक राजदूत भारत में आया था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उस राजदूत का नाम देखिए क्या, डायमेकस नाम है। ठीक है, डायमेकस। पूछा जा सकता है कि डायमेकस कहाँ के राजदूत थे, तो ये है सीरिया के। ठीक है, सीरिया के थे। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अगला अगर हम लोग बात किया जाए तो देखिएगा और थोड़ा एंटियोकस के बारे में देख लेते हैं। देखिए एंटियोकस से चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 चीज़ें मांगी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या 3 चीज़ें मांगी थी। सबसे पहले उन्होंने अंगूर का बनाया हुआ शराब मांगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको नया पेज ले ही लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या मांगा, ये देखिएगा अंगूर का शराब मांगा, अंगूर का मदिरा। ठीक है, अंगूर का मदिरा मांगा। ठीक है, और दूसरा की अगर बात किया जाए तो दूसरा अंजीर मांगा, अंजीर। और तीसरा की अगर बात किया जाए तो वहाँ के एक दार्शनिक मांगा। ठीक है, और ये देखिएगा दोनों चीज़ें उपलब्ध तो करा दिया गया। ये जो मदिरा थी और अंजीर थी दोनों तो चंद्रगुप्त मौर्य को हाजिर कर दिया गया, लेकिन दार्शनिक के बारे में कहा गया कि यह सीरिया का सर होता है, समझिए ताज होता है वहाँ का दार्शनिक, इसलिए हम इससे नहीं दे सकते। ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते। उनके लिए शान बान कुछ भी था ये दार्शनिक। और दार्शनिक मतलब सोचिए कि अगर किसी को अपना सर और अपना ताज अगर समझते हैं तो उससे समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते, और यही वजह था कि उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को नहीं दिया। अब अगला हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अगला देखते हैं। यहाँ देखते हैं टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये मिस्र के शासक थे। ठीक है, अगर इनकी बात कर दिया जाए तो ये कहाँ के शासक थे, तो देखिएगा ये मिस्र के शासक थे। ठीक है, हमारे संबंध मिस्र के साथ भी है, मिस्र के शासक थे। ठीक है, मिस्र के शासक थे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ के राजदूत की बात कर दिया जाए तो डायोनिसस हो जाएगा, डायोनिसस। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इस वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है, गर्मी से आदमी वो नहीं बता पाता जो चाहते हैं हम बताने के लिए। देखिए गर्मी की वजह से पूरा मतलब समझिए कि टी शर्ट वगैरह भीज गया है, समझे। तो ये था डायोनिसस और ये राजदूत था। ठीक है, राजदूत था, किसका राजदूत था, मिस्र का राजदूत था।
तो मिस्र का राजदूत भी कहाँ पे आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, पाटलिपुत्रा। और इस तरीके से हम लोगों ने सीरिया के राजदूत के बारे में भी देखा, और सीरिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 चीज़ें मांगी थी, मदिरा मांगी थी, अंजीर मांगा था, और वहाँ के दार्शनिक मांगे थे। ठीक है, वहाँ के दार्शनिकों के बारे में उन्होंने ये क्या कहा था कि वहाँ के क्या होते हैं, शान होते हैं, ताज होते हैं, उसे हम नहीं दे सकते किसी को। ठीक है, उसके बाद टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस की बात करें, जो मिस्र के शासक थे, उन्होंने अपने राजदूत को भेजा जिसका नाम क्या था? डायोनिशस नाम था। पूछा जा सकता है डायोनिशस कहाँ के राजदूत थे? तो मिस्र के राजदूत थे। ठीक है, मिस्र की बात किया जाए तो मिस्र की राजधानी आपको काहिरा है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। चलिए और थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है, जैसे में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर बात किया जाए तो पीएम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? तो चाणक्य थे, चाणक्य थे। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, एक मंत्री था जिसका नाम था, यहाँ पे आपको मिलेगा खलाटक नाम था, खलाटक, खलाटक। ठीक है, खलाटक हमेशा चाणक्य से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। वो चाहता था ना कि ये व्यक्ति क्यों अपदस्थ करके और खुद हम प्रधानमंत्री बन गया। ये देखिएगा, जब बिंदुसार गद्दी पे बैठता है, जब बिंदुसार गद्दी पे बैठता है तो खलाटक इतना चापलूसी करके उसको अपनी तरफ मिला लेता है, और सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाता है कौन? खलाटक हो जाता है। और खलाटक षड्यंत्र इस तरह से करता है कि समझिए कि चाणक्य के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। अंततः इनको अपने राज्य यानी कि मगध छोड़ करके भागना पड़ता है। अंतिम इनको मगध छोड़ करके भागना पड़ता है, और बाद में एहसास होता है किसको? बिंदुसार को। तो बाद में फिर से ये दोबारा चाणक्य को यहाँ पे बुलाते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा, इसके दरबार में कहा जाता है कि इस समय मंत्री परिषद का गठन हुआ था। मंत्री परिषद का गठन हुआ था जिसमें 500 सदस्य शामिल थे। 500 सदस्य शामिल थे, ये शॉर्ट में जान लीजिए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मंत्री परिषद का गठन हुआ था जिसमें 500 जो सदस्य थे वो शामिल थे। सोचिए, ऐसे ही इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापना नहीं हुआ, उसमें मंत्री परिषद का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे और भी देखेंगे, देखिएगा, एक पिंगल वत्स नामक पूछा जाता है, पिंगल वत्स नामक, देखिए पिंगल वत्स नामक एक आजीवक संप्रदाय के संत थे। पिंगल वत्स पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के जो संत थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहते थे, उनका नाम क्या है? तो यही है, पिंगल वत्स। ये आजीवक संप्रदाय के थे, लिख लिए, आजीवक संप्रदाय के थे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के थे और उस समय उनके दरबार में ही रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कहा जाता है अंतिम ही है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कितनी शादियाँ हुई थी? तो अगर शादी की बात कर दिया जाए तो 16 शादियाँ हुई थी, लेकिन अगर पुत्र की बात कर दिया जाए यहाँ पे तो 101 पुत्र थे। ठीक है, 101 पुत्र थे। सुमन जो था, सुमन बड़ा पुत्र था। ठीक है, और बात कर दिया जाए यहाँ पे, अगर बात कर दिया बिंदुसार की हम बारे में बता रहे हैं, बाद में हम आपको फिर से करवाते हैं, थोड़ा सा ये है, तो बिंदुसार के बारे में है। और इनके एक जो सुमन है बड़ा पुत्र रहता है, और अशोक क्या रहता है? अशोक इनका दूसरा पुत्र रहता है। ठीक है, इनका दूसरा पुत्र रहता है। सोचिए, ऐसे चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम फिर से बिंदुसार करेंगे, और बिंदुसार के बाद हम लोग अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा मौर्य जो साम्राज्य है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए, हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है? क्योंकि देखिए, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ेंगे तभी जाकर के रिजल्ट आएगा। और यहाँ से हमेशा कंपटीशन में, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समझिए कि मौर्य जो साम्राज्य है यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। हमने जितना भी आपको पढ़ा है वहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा। आप कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए, चाहे बहुत वर्षों से आपसे दारोगा में पूछा गया हो, चाहे बीपीएससी में पूछा गया हो, जितने भी 10-15 साल का जो भी सवाल है आप उठा के देखिए, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप निश्चित तौर पर बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।